मैं डॉक्टर अजीत प्रियदर्शी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, डीएवी डिग्री कॉलेज लखनऊ, आपके समक्ष रेडियो लेखन पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हूँ। आज मैं आपके समक्ष रेडियो समाचार लेखन की बारीकियों और उससे जुड़े ध्यान देने योग्य बातों को रखूंगा। इसके साथ ही मैं रेडियो पर की जाने वाली उद्घोषणा और कंपेयरिंग, रेडियो वार्ता और भेंट वार्ता के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही आज मैं रेडियो पर प्रसारित परिचर्चा और वार्तालाप के बारे में चर्चा करूंगा। इसी क्रम में मैं आपके समक्ष रेडियो डॉक्यूमेंट्री और रेडियो रूपक के बारे में जानकारी दूंगा। रेडियो पत्रिका और रेडियो पर प्रसारित व्यक्ति चित्र के बारे में अनेक जरूरी बातें आपसे साझा करूंगा। आप जानते हैं कि रेडियो मनोरंजन और शिक्षा के साथ साथ सूचना और समाचारों का प्रमुख माध्यम है। रेडियो के लिए समाचार लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वह समाचार पढ़ा या देखा नहीं अपितु सुना जाएगा। रेडियो समाचार लेखन पर चर्चा से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वे कौन से कारक हैं जिनके होने से कोई घटना, विचार या समस्या समाचार बन जाती है और बाकी समाचार नहीं बन पाते। अक्सर मजाक में कहा जाता है कि जब कोई कुत्ता आदमी को काटे तो वह समाचार नहीं है, लेकिन जब आदमी कुत्ते को काट ले तो वह समाचार है। यानी कोई भी अनपेक्षित या अनोखी घटना जो सामान्यतः नहीं होती है, समाचार बन सकती है। महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी छोटी बड़ी बातें या घटनाएं भी समाचार बन जाती हैं। श्रोताओं की रुचि भी समाचार मूल्य तय करने की एक प्रमुख कसौटी है। श्रोताओं की रुचि उन घटनाओं, विचारों और समस्याओं के बारे में जानने में अधिक होती है जिनका उनके जीवन पर परोक्ष या सीधा प्रभाव पड़ता है। जन रुचि के विषयों जैसे सामाजिक संबंध और मुद्दे, फिल्में, खेल, फैशन, यात्रा, शॉपिंग, संस्कृति, जीवन शैली, लोकाचार आदि से जुड़ा घटनाक्रम या कोई नई चीज भी समाचार बन जाती है। हालांकि ऐसी खबरों को सॉफ्ट स्टोरीज कहा जाता है और उन्हें बुलेटिन में हार्ड न्यूज या ताजा खबरों के प्रसारण के बाद बचे समय में ही जगह मिल पाती है। समाचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व नवीनता या तात्कालिकता है। इसके अलावा किसी रेडियो स्टेशन या नेटवर्क के श्रोता वर्ग की रुचियों, जरूरतों और पसंद नापसंद का ख्याल भी समाचार बुलेटिन तैयार करते समय रखना पड़ता है। समाचार की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन इस बात पर सभी सहमत हैं कि समाचार में नवीनता, प्रभाव, नजदीकी या स्थानीयता, असामान्यता या अनोखापन, श्रोताओं की रुचि, महत्वपूर्ण व्यक्ति या सेलिब्रिटी, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदा, टकराव, संघर्ष जैसे तत्व होने चाहिए। इस आधार पर समाचार की परिभाषा यह हो सकती है कि समाचार किसी भी घटना, विचार, समस्या की ऐसी रिपोर्ट को कहते हैं जिसमें नवीनता, अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने की क्षमता और असामान्यता के अलावा भौगोलिक और सामाजिक निकटता के भाव के साथ बड़े श्रोता वर्ग की रुचि हो। समाचार को सच्चाई का पर्याय माना जाता है, इसलिए समाचारों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। इन समाचार सिद्धांतों में परिशुद्धता या यथार्थपरकता, एक्यूरेसी, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, संतुलन और श्रोतीकरण प्रमुख हैं। यानी समाचार का स्रोत क्या है, यह उल्लेख जरूरी है। समाचार लेखन में इन सिद्धांतों या मूल्यों का ध्यान रखना जरूरी है। रेडियो श्रव्य माध्यम होने के कारण मूलतः एक रेखीय माध्यम है। अतः रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस एक रेखीयता के आधार पर ही तय होती है। रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है। श्रोताओं से
जुड़ा माध्यम होने के कारण रेडियो में श्रोता की दिलचस्पी बनाए रखना चुनौती भरा काम है। रेडियो के प्रमुख स्रोत वही हैं जो अन्य माध्यमों के होते हैं। रेडियो अपने संवाददाताओं के अलावा मुख्य रूप से समाचार एजेंसियों पर निर्भर करता है। आकाशवाणी के पास पूर्णकालिक और अंशकालिक संवाददाताओं का विशाल नेटवर्क है। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों या टेलीविजन की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। इस शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड के तहत समाचार लेखन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ये तीन हिस्से हैं: इंट्रो या लीड, बॉडी और समापन। समाचार की पहली 1 या 2 लाइनों को इंट्रो या लीड कहा जाता है। यह इंट्रो या लीड ही खबर की जान होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी या समापन महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। इंट्रो या लीड में आमतौर पर क्या, कौन, कब और कहाँ का उत्तर दिया जाता है, जबकि समाचार की बॉडी में क्यों के जरिए उसका विस्तार प्रस्तुत किया जाता है। इंट्रो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सारांश इंट्रो, छतरी इंट्रो और विलंबित इंट्रो। सारांश इंट्रो में समाचार का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। छतरी इंट्रो का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ कई समाचार एक साथ गुथे हुए हों, और विलंबित इंट्रो में सबसे महत्वपूर्ण बात को थोड़े थोड़े अंतराल के बाद विस्तार करके कहा जाता है। वो विलंबित इंट्रो कहते हैं। एक अच्छे और प्रभावी इंट्रो की खासियत यह होती है कि वह आसानी से समझ में आ सकने वाली भाषा और शैली में लिखा जाना चाहिए। वाक्य छोटे, स्पष्ट और सीधे होने चाहिए। पूरी समाचार कॉपी में छोटे वाक्यों के साथ कुछ मध्यम और बड़े वाक्य भी चल सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने से समाचार में गति बनी रहती है और एक रूपता से पैदा होने वाली नीरसता नहीं आ पाती है। रेडियो के लिए समाचार लिखते समय कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। समाचार कॉपी साफ सुथरे और पढ़ने में आसान रूप से टाइप होनी चाहिए। समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्याओं की भरमार नहीं करनी चाहिए। रेडियो समाचार में डेट लाइन अलग से नहीं बल्कि इंट्रो में ही गुथी होती है। रेडियो में समय संदर्भ भी ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में प्रचलन का ध्यान रखा जाना चाहिए। रेडियो में पद नाम और सम्मान सूचक शब्दों के इस्तेमाल की एक नीति है। इसी नीति का पालन रेडियो समाचार में रखना चाहिए। रेडियो आम आदमी का माध्यम है, इसलिए रेडियो समाचार की भाषा भी आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। रेडियो समाचार की भाषा में प्रवाह और गति होनी चाहिए। ऐसे कठिन, जटिल, तत्सम और सामासिक शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए जिसका अर्थ जानने के लिए शब्दकोश देखना पड़े या समाचार वाचक या वाचिका को पढ़ने में कठिनाई हो। रेडियो के लिए समाचारों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय ध्यान रखना चाहिए कि अर्थ में अंतर न आए और अनुदित समाचार की संरचना हिंदी के वाक्य विन्यास और हिंदी की प्रकृति के अनुकूल लगनी चाहिए। आकाशवाणी के समाचार प्रसारण के लिए एक आचार संहिता है।
जिसका पालन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को करना पड़ता है। रेडियो समाचार लेखन संबंधी इस चर्चा के पश्चात अब मैं आप लोगों को रेडियो उद्घोषणा, रेडियो कंपेयरिंग, रेडियो वार्ता, रेडियो साक्षात्कार, रेडियो परिचर्चा एवं रेडियो वार्तालाप के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराऊंगा। आप जब भी कोई रेडियो केंद्र सुनते हैं तब एक आवाज आपको बताती है मीडियम वेव इतने दशमलव इतने मीटर अर्थात इतने किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अमुक केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी तीसरी सभा के प्रसारण। यही उद्घोषणा है। उद्घोषणाओं से ही श्रोताओं को रेडियो केंद्र, प्रसारण सभा एवं कार्यक्रमों का परिचय मिलता है। एक अच्छे उद्घोषक में क्या-क्या विशेषताएं होनी चाहिए, आइए उन विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। एक अच्छे उद्घोषक के पास प्रसारण योग्य स्वर यानी अच्छी और कर्णप्रिय आवाज होनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण उद्घोषक का अनिवार्य गुण होता है। शुद्ध उच्चारण भी उद्घोषक का अनिवार्य गुण होना चाहिए, क्योंकि रेडियो केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में उच्चारण की शुद्धता बहुत महत्व रखती है। हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों एवं कुछ खास ध्वनियों तथा नुक्तों के इस शुद्ध उच्चारण में खास ध्यान दिया जाना जरूरी है। अन्यथा किसी शब्द के गलत उच्चारण से शब्द का मतलब ही बदल जाएगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक अच्छे उद्घोषक को अपने स्वर में, बोलने के अंदाज में ऐसी विनम्रता, प्रेम तथा आत्मीयता भरनी होती है कि श्रोता के साथ उसका एक गहरा रिश्ता बने। उद्घोषक को अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाकर वाक्य में उचित पॉज से उद्घोषणा को प्रभावपूर्ण तथा स्पष्ट बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे से पॉज से, शब्दों के उतार चढ़ाव से वाक्य का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। रेडियो केंद्र से भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इसलिए अच्छी एवं सटीक उद्घोषणा लिखने के लिए उत्तम श्रेणी का सामान्य ज्ञान होना उद्घोषक के लिए जरूरी है। उद्घोषक को अपनी उद्घोषणाओं को आकर्षक एवं रोचक बनाने के लिए भाषा पर गहरी पकड़ तो होनी ही चाहिए। इसके साथ ही उसके पास सुरुचिपूर्ण आलेख तैयार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। रेडियो पर किसी कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण की क्रिया कंपेयरिंग कहलाती है। किसी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता को कंपेयर कहते हैं। कंपेयर को एंकर भी कहा जाता है। इसे ही उर्दू में मेजबान और हिंदी में होस्ट भी कहा जाता है। रेडियो कार्यक्रम का कंपेयर हजारों श्रोताओं को उन आइटमों की बढ़िया भूमिका बनाकर पेश करता है जो उस कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं। वह गीत संगीत भी सुनाता है तथा अपनी ओर से कई सारी जानकारियां एवं सूचनाएं भी बताता चलता है। रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ उसकी कंपेयरिंग पर निर्भर करती है। अच्छे कंपेयर हजारों श्रोताओं के चहेते बन जाते हैं। आजकल एफएम रेडियो पर कंपेयर ही उद्घोषक का दायित्व भी संभालते हैं। एफएम रेडियो के विभिन्न चैनलों पर कंपेयर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में संगीत सुनवाते हैं, ट्रैफिक संबंधी जानकारी देते हैं, स्वास्थ्य या किसी नागरिक जीवन संबंधी जानकारियां भी वे कंपेयर ही देते हैं। आइए अब मैं आपको रेडियो वार्ता के संबंध में जानकारी देता हूं। रेडियो वार्ता का अर्थ है किसी विषय का जानकार
व्यक्ति श्रोताओं से बातचीत की शैली में उस विषय की जानकारी दे। रेडियो वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसका आकर्षक आरंभ है। यानी रेडियो वार्ता का आरंभ आकर्षक ढंग से किया जाना चाहिए। पहला वाक्य ही सुनते हुए श्रोता उस वार्ता के विषय के प्रति उत्सुक हो जाएं, यह रेडियो वार्ता के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य तत्व है। रेडियो वार्ता चाहे जिस विषय पर भी हो, वह ऐसी सरल बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए कि सभी श्रोता उसे आसानी से समझ सकें। यानी वार्ता बोलचाल की भाषा में हो, छोटे छोटे वाक्यों में हो, आसानी से बातचीत के ढंग से प्रसारित की जानी चाहिए। भाषा में एक प्रकार की चित्रात्मकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन रेडियो वार्ता में संख्याओं और आंकड़ों का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उबाऊ और नीरस हो सकता है। इसलिए किसी वार्ता में आंकड़ों का प्रयोग अत्यंत सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए। वार्ता में श्रोता को अपने साथ जोड़े रखना एक चुनौती भरा कार्य है। श्रोता को अपने साथ जोड़े रखने के लिए वार्ता में आइए हम देखते हैं, चलिए हम अब देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। क्या आपको नहीं लगता जैसे वाक्यांश का प्रयोग करके श्रोताओं को अपने साथ जोड़े रखना चाहिए। वार्ता का आकर्षक आरंभ करके ही श्रोता की रुचि जगा देने के बाद भी यह आवश्यक है कि आगे भी जानकारी में एक सहज तथा सतत प्रवाह बना रहे। यानी लगातार नई नई जानकारियां और प्रवाहपूर्ण वार्ता का होना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए वार्ता के आलेख को इस प्रकार बांटा जाना चाहिए कि वह बिल्कुल कहानी की तरह लगे, श्रोता कहानी की तरह उसका आनंद ले। वार्ता का आरंभ और बीच का हिस्सा जितना आकर्षक और रुचिकर होना चाहिए, उतना ही उसका समापन का हिस्सा भी आकर्षक, रुचिकर और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। वार्ता का अंत ऐसा होना चाहिए कि वह अधूरा अधूरा न लगे, वह प्रभावपूर्ण लगे और वार्ता के अंत में श्रोता को पूरी बात स्पष्ट समझ में आ जाए। विषय के अनुसार ही वार्ता की भाषा शैली और उसका स्वरूप भी प्रायः बदल जाता है। अगर विषय व्यंग्यपूर्ण होता है तो वार्ता की शैली व्यंग्यात्मक होती है। अगर वह हास्य का प्रधान वार्ता में हास्य बोध की प्रधानता है तो वार्ता में हास्य के साथ सूचनाएं और जानकारियां साझी की जाएंगी। अगर वह सूचनात्मक है तो वार्ता जो है वर्णनात्मक होते हुए भी सुरुचिपूर्ण होगी। आइए अब हम रेडियो पर प्रसारित भेंट वार्ता या साक्षात्कार के बारे में बात करें। साक्षात्कार अथवा भेंट वार्ता रेडियो कार्यक्रमों की अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। भेंट वार्ता में एक व्यक्ति भेंटकर्ता के रूप में किसी विशेषज्ञ अथवा व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और वह विशेषज्ञ अथवा व्यक्ति उनके उत्तर देता है।
यह विशेषज्ञ किसी विषय का, किसी अपने क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है। यह कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई कलाकार हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, किसी विभाग का जिम्मेदार व्यक्ति हो सकता है। भेंट वार्ता के लिए भेंटकर्ता के दिमाग में वो सारे प्रश्न होने चाहिए जो आम आदमी के लिए, यानी रेडियो के श्रोताओं के लिए रुचिकर और सूचनाप्रद हो। भेंटकर्ता को आम आदमी का प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देना चाहिए। भेंट वार्ता में एक व्यक्ति भेंटकर्ता के रूप में किसी विशेषज्ञ या व्यक्ति से प्रश्न पूछता है और वह विशेषज्ञ अथवा व्यक्ति उनके उत्तर देता है। यदि किसी खिलाड़ी, कलाकार आदि से उसके व्यक्तिगत जीवन पर भेंट वार्ता करनी है, तो भेंटकर्ता को उसके जीवन के हर पहलू को गहराई से जानने की आवश्यकता होती है। भेंटकर्ता किसी उस व्यक्ति के बारे में जिससे वो भेंट कर रहा है, जिसका साक्षात्कार कर रहा है, जितना ज़्यादा और जितनी सही जानकारी रखेगा, वह उतना ही आत्मविश्वास के साथ उसके साथ बात कर सकेगा और अपने प्रश्न पूछ सकेगा। भेंटकर्ता को हमेशा यह दिमाग में बैठा कर रखनी चाहिए कि श्रोताओं की जिज्ञासाएं क्या क्या होंगी, यानी श्रोताओं के प्रश्नों का अनुमान भेंटकर्ता को हमेशा होना चाहिए। श्रोताओं के रुचि के प्रश्नों को एक भेंटकर्ता जितने बेहतर ढंग से, जितने आत्मीय ढंग से, जितने सहज ढंग से उठाएगा और भेंट देने वाला व्यक्ति जितनी सहजता से, जितनी आत्मीयता से उसका जवाब देगा, भेंट वार्ता उतनी ही आकर्षक और रुचिकर रूप में श्रोताओं के सामने पेश की जा सकेगी। भेंटकर्ता को भेंट देने वाले के साथ अत्यंत विनम्रता और आत्मीयता से बातचीत आरंभ करनी चाहिए। विनम्रता का परिचय देते हुए भेंटकर्ता को भेंट देने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करनी चाहिए और अधिक से अधिक तथा नई से नई जानकारियां प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। भेंटकर्ता को सत्य के प्रति समर्पित रहते हुए निडर होकर भेंट देने वाले सरकारी अधिकारी या मंत्री से किसी घटना या विषय के संबंध में जानकारी जानने का प्रयास करना चाहिए। यानी भेंटकर्ता को आम आदमी का प्रतिनिधि के रूप में भेंट देने वाले के सामने सच्चाई लाना का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कड़े से कड़े प्रश्न पूछते हुए भी भेंटकर्ता को विनम्रता और धैर्य रखना चाहिए, मुस्कुराते हुए अपने सवाल पूछना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई अप्रिय स्थिति हो जाए या ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए जो भेंट देने वाले को अप्रिय लगे। भेंट वार्ता को रोचक बनाने के लिए भेंटकर्ता को हाजिर जवाबी एवं उचित हास्य बोध का भी उपयोग करते रहना चाहिए। बीच बीच में उचित हाजिर जवाबी का या हास्य बोध का उपयोग करना भेंट वार्ता को रुचिकर बनाने के लिए जरूरी होता है। यह भेंट वार्ता को श्रोताओं के समक्ष रुचिकर बनाकर पेश करने में इससे सहायता मिलती है। आइए अब हम रेडियो परिचर्चा के विषय में जानकारी हासिल करें। मैं आपके समक्ष रेडियो परिचर्चा कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगा। रेडियो से परिचर्चा कार्यक्रम किसी विषय पर विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श करके
श्रोताओं का ज्ञानवर्धन कराने के उद्देश्य से किए जाते हैं। यानी रेडियो परिचर्चा में श्रोताओं के ज्ञानवर्धन के लिए नई नई जानकारियाँ और सूचनाएं देने के लिए किसी विषय पर परिचर्चा के कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। रेडियो परिचर्चा में आमतौर पर एक संचालक के अलावा विषय से जुड़े 3 विशेषज्ञ होते हैं। परिचर्चा में विषय प्रस्तुति एवं विमर्श को विस्तार देने के लिए संचालक की जरूरत होती है। यह संचालक विषय की भूमिका और उस विचार विमर्श को विस्तार देने में अपनी भूमिका निभाता है। संचालक यह भी देखता है कि परिचर्चा के निर्धारित विषय के सभी पहलुओं को पर्याप्त समय मिल पाया है या नहीं। ऐसा तो नहीं हो गया कि विषय के कुछ पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान दे दिया गया और कुछ पहलू अनछुए रह गए। यानी परिचर्चा के सभी आवश्यक पहलुओं के बीच संतुलन बनाना संचालक का ही दायित्व है। अगर किसी ऐसे विषय पर रेडियो परिचर्चा आयोजित की जा रही है जिसका संबंध उस प्रदेश की सरकार या भारत सरकार से है, तो प्रदेश या भारत सरकार के एक प्रतिनिधि की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा वह परिचर्चा असंतुलित हो जाएगी। यानी अगर कोई विषय किसी प्रदेश की शासन व्यवस्था से जुड़ा हो, सरकार से जुड़ा मामला हो या भारत सरकार से किसी विभाग से जुड़ा मामला हो, तो उस प्रदेश या भारत सरकार के एक प्रतिनिधि को उस परिचर्चा में अवश्य भागीदार बनाना चाहिए। इससे परिचर्चा संतुलन के साथ संपादित हो पाती है। यानी किसी भी पहलू जो प्रदेश सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग से जुड़ा हो, तो उससे जुड़े किसी प्रश्न को वह सटीक और तथ्यपूर्ण ढंग से उसकी सूचना आम लोगों तक पहुंच पाती है। अब परिचर्चा के लिए ये जरूरी है कि परिचर्चा में सहज प्रवाह बना रहे। परिचर्चा का आनंद श्रोताओं को तभी आएगा जब परिचर्चा सहज प्रवाहपूर्ण ढंग से उसके सामने आए। ऐसी परिचर्चा न हो कि आप एक बात पूछी जाए और फिर उसका कोई जवाब दे, तो इस तरह से ये नितांत औपचारिक परिचर्चा हो जाएगी। परिचर्चा में सहजता और स्वाभाविकता बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि वह एक सामान्य परिचर्चा की तरह दिखाई दे, स्वाभाविक परिचर्चा की दिखाई दे। वह परिचर्चा ऐसी लगे जो ड्राइंग रूम या चौपाल पर होने वाली बहस की तरह ही सहज एवं स्वाभाविक हो। इसके लिए जरूरी है कि परिचर्चा में किसी भी विषय जिस पे वो संपादित परिचर्चा हो रही है, हर प्रतिभागी अपनी बात को बहुत सहजता से स्वाभाविक ढंग से आगे रखे और इस तरह से एक स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण ढंग से परिचर्चा संपादित हो। संचालक को चाहिए कि परिचर्चा में हर प्रतिभागी को नाम से पुकारे और हर प्रतिभागी को मौका दे, हर प्रतिभागी को एक परिचर्चा के एक एक पहलू पर अपनी बात रखने के लिए कहे। चूंकि रेडियो माध्यम में प्रतिभागी दिखाई नहीं देंगे, इसलिए परिचर्चा के संचालक को चाहिए कि वह हर प्रतिभागी को नाम लेकर पुकारे या परिचर्चा के हर प्रतिभागी एक दूसरे का नाम लेकर संबोधित करते रहें, ताकि श्रोता को यह पता चलता रहे कि अब कौन बोल रहा है।
कौन जवाब दे रहा है। आइए अब वार्तालाप विधा के बारे में आपको बताऊं। आप जानते हैं कि जो वार्तालाप विधा है वो परिचर्चा विधा का ही विस्तार है। वार्तालाप विधा में 5-6 विशेषज्ञों के अतिरिक्त विषय से जुड़े 10-12 अतिथि भी भाग लेते हैं और वार्तालाप के में आमंत्रित विशेषज्ञों से अपने रुचि के सवाल पूछते हैं। रेडियो में वार्तालाप विधा को अभी उतना उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन टेलीविज़न ने इस विधा को अपनाया है और विभिन्न विषयों पर वार्तालाप प्रसारित करके अपनी माध्यम को प्रभावशाली बनाया है। यानी अभी रेडियो में वार्तालाप विधा आरंभिक दौर में है। इस विधा का अभी रेडियो कार्यक्रमों के रूप में बहुत उपयोग नहीं हो सका है। आइए अब हम डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानकारी हासिल करें और डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रमों के लिए रेडियो पर डॉक्यूमेंट्री कार्यक्रम का आलेख कैसे तैयार किया जाए, उसकी तकनीकी और सावधानियों पर हम विचार करें। आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्री अंग्रेजी शब्द है और इसका प्रमुख तत्व है डॉक्यूमेंटेशन अथवा डॉक्यूमेंट्स। यानी ये डॉक्यूमेंट्स पे तैयार किया जाने वाली विधा है। हिंदी में इसे दस्तावेजी वृत्तांत भी कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस रूपक में दस्तावेजों और आलेखों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है वह डॉक्यूमेंट्री कहलाती है। अभी रेडियो के विशेषज्ञ डॉक्यूमेंट्री और रूपक में अंतर करना ठीक नहीं समझते और अभी तक प्रसारण की दृष्टि से इन्हें एक ही माना जाता है। रेडियो डॉक्यूमेंट्री में दस्तावेजों और आलेखों का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस रूपक में विभिन्न जरूरी दस्तावेजों और आलेखों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता हो वह डॉक्यूमेंट्री कहलाती है। अब आइए हम एक डॉक्यूमेंट्री की विशेषताओं पर विचार कर लें। रेडियो डॉक्यूमेंट्री में सबसे जरूरी जो चीज होती है वह होती है यथार्थपरकता। यानी रेडियो डॉक्यूमेंट्री का आधार यथार्थपरक होना चाहिए और यथार्थ को जानने के लिए विभिन्न तथ्यों को पुस्तकालयों और अन्य माध्यमों द्वारा तथ्यों का शोध करके यथार्थ की सच्चाई को आधार बनाकर ही रेडियो डॉक्यूमेंट्री पेश किया जाना चाहिए। इसके साथ ही रेडियो डॉक्यूमेंट्री की एक अन्य विशेषता है उसका सूचनाप्रद होना। यानी रेडियो डॉक्यूमेंट्री श्रोताओं के लिए सूचनाप्रद होनी चाहिए। विभिन्न तरह की नई सूचनाएं, नई जानकारियां रेडियो डॉक्यूमेंट्री के लिए आलेख के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए रेडियो डॉक्यूमेंट्री आलेख तैयार करने के लिए विभिन्न जानकारियां और नई सूचनाओं के बारे में शोध कर लेना चाहिए और
ये रेडियो डॉक्यूमेंट्री को यथार्थपरक और सूचनाप्रद बनाने के साथ साथ जरूरी है कि उन तथ्यों और सूचनाओं की सच्चाई पर का भी शोध कर लेना चाहिए। विभिन्न माध्यमों द्वारा विभिन्न स्रोतों से उस जानकारी की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि ये जानकारियां सही हैं कि नहीं है। रेडियो डॉक्यूमेंट्री को रोचक बनाने के लिए जरूरी है कि उसकी प्रस्तुति नाटकीय हो, नाटकीय ढंग से विभिन्न संवादों और के रूप में, बातचीत के रूप में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी नाटकीयता रेडियो डॉक्यूमेंट्री की एक अहम विशेषता है। लेकिन नाटकीय होते हुए भी, नाटकीयता के बावजूद रेडियो डॉक्यूमेंट्री में स्वाभाविकता का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। वो स्वाभाविक ढंग से उसकी प्रस्तुति की जानी चाहिए, श्रोताओं को स्वाभाविक और सहज प्रवाहमय सुनाई दे। रेडियो डॉक्यूमेंट्री के आलेख तैयार करते समय श्रोताओं के लिए बोधगम्यता का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। आलेख ऐसा बनाना चाहिए कि श्रोताओं को बोधगम्य हो, श्रोताओं तक पूर्णतया वो संप्रेषित हो सके। इस तरह से यथार्थपरकता, सूचनाप्रद होना, नाटकीयता, स्वाभाविकता, बोधगम्यता आदि रेडियो डॉक्यूमेंट्री और रूपक के कुछ विशेष तत्व हैं। इन विशेषताओं का ध्यान रखकर ही रेडियो डॉक्यूमेंट्री और रूपक तैयार किए जाने चाहिए। अब अगर रेडियो डॉक्यूमेंट्री या और रूपक के जन्म और विकास के बारे में बात करें तो रेडियो, रूपक और डॉक्यूमेंट्री विधा का जन्म, उसका विकास और अद्यतन अस्तित्व वास्तव में रेडियो प्रसारण से ही हुआ है। रेडियो प्रस्तुतकर्ताओं ने अपने कार्यक्रम को उद्देश्यपूर्ण और सूचनाप्रद बनाने के साथ ही विविधतापूर्ण और आकर्षक बनाना उनकी चुनौती होती है। रेडियो प्रस्तुतकर्ता अपने कार्यक्रमों में उद्देश्यपूर्णता और सूचनाप्रद सामग्री को दिलचस्प और विविधतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के प्रयत्न करते हैं। इन्हीं प्रयत्नों का नतीजा रूपक के रूप में सामने आया। रेडियो विशेषज्ञ अपने कार्यक्रमों को अपने कार्यक्रमों में विविधता लाने के प्रयास के फलस्वरूप ही रूपक को विविध भाषा शैलियों में विविध रंग ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। रूपक को आकर्षक तथा तथ्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से विषय वस्तु से संबंधित ध्वनि प्रभाव संयोजन से वातावरण निर्माण करना रेडियो रूपक में जरूरी होता है। यानी विभिन्न ध्वनियों के द्वारा वातावरण का निर्माण करना जरूरी होता है रेडियो रूपक में। अगर किसी मेले का वर्णन हो रहा हो तो मेले की ध्वनियाँ जरूरी होती हैं। अगर वह किसी उत्सव का वर्णन हो रहा है तो उत्सव से संबंधित ध्वनियाँ जरूरी होती हैं। अगर किसी फैक्ट्री से संबंधी रेडियो रूपक प्रस्तुत करना है तो किसी मशीन की आवाज़ें उसमें वातावरण निर्माण करने के लिए जरूरी होती हैं। डॉक्यूमेंट्री और रूपक बनाने के लिए तथ्य संबंधी
शोध कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्री और रूपक में वाचन की विशेष भूमिका होती है। यानी डॉक्यूमेंट्री में जो बोलने वाले लोग हैं, जिनकी आवाज़ें हैं, आवाज़ों के उतार चढ़ाव, आवाज़ों के लहज़ों से डॉक्यूमेंट्री और रूपक दिलचस्प बन बन पाती है। वाचक व्यक्ति ही डॉक्यूमेंट्री में टिप्पणी भी करता चलता है। यह टिप्पणी पूरे कार्यक्रम को एक दिशा तो देती ही है, कार्यक्रम की दृष्टि भी प्रदान करती है। वाचक द्वारा की जाने वाली टिप्पणी की भाषा बातचीत के रूप में होनी चाहिए। श्रोताओं को बातचीत का आनंद मिलना चाहिए और जो वाचक द्वारा की जाने वाली टिप्पणी है, उसे सरल और बोधगम्य होना चाहिए, जिसे श्रोता की दिलचस्पी और संप्रेषण श्रोताओं के बीच संप्रेषण बना रहे। अगर डॉक्यूमेंट्री रुचिकर नहीं बनेगी और श्रोताओं तक सहजता से संप्रेषित नहीं होगी, तो रेडियो का श्रोता ऊब जाएगा और दूसरा चैनल बदल देगा। इसलिए रेडियो डॉक्यूमेंट्री और रेडियो में जो वाचक है उस और जो टिप्पणियाँ हैं, उनकी भाषा सरल और सहज बोधगम्य होनी चाहिए। रेडियो पर प्रसारित डॉक्यूमेंट्री और रूपक के निर्माण में संयोजन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। वह डॉक्यूमेंट्री और रूपक के विभिन्न हिस्सों को संयोजित करता है। संयोजक के लिए जरूरी है कि वह सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्री के सभी आवश्यक हिस्सों को इस खूबसूरती से संयोजित करे कि वो सहज प्रवाहपूर्ण और तारतम्यपूर्ण सुनाई दे। इसके साथ ही रेडियो डॉक्यूमेंट्री में की एक रूपरेखा रेडियो डॉक्यूमेंट्री में पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। उस रूपरेखा के अनुसार ही रेडियो डॉक्यूमेंट्री का आलेख और रेडियो डॉक्यूमेंट्री का निर्माण होना चाहिए। सफल संयोजन और कुशल रूपरेखा निर्माण करके ही रूपक और डॉक्यूमेंट्री का संदेश श्रोताओं तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाया जा सकता है। यानी रेडियो डॉक्यूमेंट्री और रूपक के निर्माण में संयोजक और रूपरेखा निर्माण की महती भूमिका होती है। अब अगर हम शिल्प के दृश्य से रेडियो रूपकों का विभाजन करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। जो वर्णन प्रधान रूपक होते हैं उन्हें वर्णनात्मक रूपक कहा जाता है। इन रूपकों के माध्यम से किसी विषय से संबंधित सूचनाएं और तथ्य प्रमुखतः श्रोताओं के सामने रखे जाते हैं। अब जो काव्य प्रधान रूपक होते हैं उन्हें काव्य रूपक कहा जाता है। अंधा युग रेडियो पर प्रसारित हुआ। ये अंधा युग काव्य रूपक के रूप में प्रसारित हुआ, जिसमें काव्य का इस्तेमाल किया जाता है, काव्य शैली का इस्तेमाल किया जाता है, कविता का इस्तेमाल किया जाता है। उसे काव्य रूपक कहा जाता है। और जिस रूपक में गीत और संगीत की प्रधानता हो उसे संगीत रूपक कहा जाता है। कई बार गीत और संगीत के माध्यम से रूपक में बहुत सी जानकारियां श्रोताओं तक पहुंचाई जाती हैं और ऐसे गीत संगीत प्रधान रूपक श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुए हैं। अब
अगर विषय वस्तु के लिहाज से बात करें तो रेडियो रूपक को सूचना प्रधान अथवा विकासात्मक रूपक और प्रचारात्मक रूपक, इसके अलावा समस्या प्रधान रूपक, घटना प्रधान रूपक के रूप में रूपकों को विषय वस्तु के आधार पर बांटा जा सकता है। सूचना प्रधान या विकासात्मक विषय वस्तु वाले रूपक सूचनात्मक अथवा विकासात्मक रूपक कहलाते हैं। ऐसे रूपक प्रायः सरकार की नीतियों, कार्यकलापों और योजनाओं की सूचना देने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सूचना प्रधान रूपक किसी सरकार के या केंद्र सरकार के विकास का आईना भी होते हैं। इन रूपकों के द्वारा सरकार की योजनाओं, नीतियों, कार्यकलापों, घोषणाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ये सरकार के योजनाओं का विकास, देश के विकास का आईना भी होता है। ऐसे रूपक सूचनात्मक और विकासात्मक ढंग से श्रोताओं को विभिन्न जानकारियां प्रदान करते हैं। श्रोताओं का मानसिक विकास होता है। श्रोता रुचिपूर्ण ढंग से सरकार की नीतियों, विकास कार्यों का परिचय प्राप्त करते हैं। ऐसे तमाम सूचनात्मक या विकासात्मक रूपक रेडियो पर अक्सर प्रसारित होते रहते हैं। इन रूपकों के द्वारा श्रोताओं का ज्ञानवर्धन होता है। वे नई से नई जानकारियां रोचक ढंग से प्राप्त करते हैं। अब मैं प्रचारात्मक रूपकों के बारे में आपके सामने बात करूंगा। यह भी सूचना प्रधान रूपक ही होते हैं, लेकिन इन रूपकों का उद्देश्य सरकार की नीतियों, कार्यकलापों और घोषणाओं का प्रचार करना होता है। इन प्रचारात्मक रूपकों द्वारा सरकार अपनी नीतियों, कार्यकलापों और घोषणाओं का प्रचार करती है। साथ ही ऐसे प्रचारात्मक रूपकों का उद्देश्य श्रोताओं तक सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यकलापों और घोषणाओं की जानकारी प्राप्त करना होता है। इन प्रचारात्मक रूपकों द्वारा रेडियो के श्रोता विभिन्न योजनाओं और का से संबंधी नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं और उनका ज्ञानवर्धन होता है। इनके अतिरिक्त किसी व्यक्ति, समस्या और घटना को केंद्र में रखकर भी रूपक बनाए जा सकते हैं। व्यक्ति केंद्रित रूपक में किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्र में रखकर रूपक बनाया जाता है जिसका राष्ट्र के, समाज के लिए महनीय योगदान होता है। ऐसे व्यक्ति केंद्रित रूपक में किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसी नेता, किसी सामाजिक व्यक्तित्व के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उसके संघर्ष, उसकी बातों, उसके भाषणों को आधार बनाकर रोचक व्यक्ति केंद्रित रूपक बनाए जाते हैं। अब मैं समस्या प्रधान रूपक के बारे में आपके सामने बात रखूंगा। समस्या प्रधान रूपक में देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अथवा
कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या या पर्यावरण से जुड़े समस्या को केंद्र में रखकर उस समस्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित बातों को सुंदर, सुरुचिपूर्ण और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उस समस्या के विभिन्न पहलुओं को श्रोताओं के समक्ष पेश किया जा सके और उस समस्या से जुड़े पहलुओं पर श्रोताओं की जानकारी बढ़ाई जा सके, उसकी जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही किसी घटना को केंद्र में रखकर भी रूपक बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई ऐसी घटना जिससे देश की दिशा बदल गई हो, कोई चाहे वो आज़ादी की घटना हो, चाहे ऐसी कोई आपदा हो, चाहे ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई घटना जिसने देश की जनता को झकझोर कर रख दिया हो, ऐसी किसी घटना को केंद्र में रखकर रूपक बनाया जा सकते हैं। ऐसे रूपक तथ्यपूर्ण तो होने ही चाहिए, संवेदनात्मक और भावपूर्ण भी होने चाहिए, ताकि उस घटना के विविध पहलुओं की जानकारी श्रोताओं को मिल सके। ऐसे घटना प्रधान रूपक द्वारा किसी घटना के अनछुए पहलुओं और उसके प्रभावों पर भी जानकारी श्रोताओं तक पहुंच पाती है। श्रोताओं का ज्ञानवर्धन होता है। आइए अब हम रेडियो पत्रिका के बारे में आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। रेडियो पत्रिका क्या होती है, रेडियो पत्रिका के बारे में हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। रेडियो पत्रिका रेडियो पर प्रसारित विविध विधाओं की तरह ही रेडियो विधाओं का मिला जुला रूप है, जिसमें किसी सामयिक विषय पर चर्चा की जाती है। रेडियो पत्रिका में किसी भी विषय को लिया जा सकता है और रेडियो पत्रिका में कई बार कई विषयों का समावेश भी कर दिया जाता है। रेडियो पत्रिका में खेल का, राजनीतिक हलचलों का, सांस्कृतिक और उत्सवों का, राजनीतिक घटनाक्रम का, आर्थिक पहलुओं का और तमाम ऐसी जानकारियां दी जाती हैं जो किसी खास समय में घटित होती हैं। रेडियो पत्रिका साप्ताहिक हो सकती है, पाक्षिक हो सकती है या मासिक हो सकती है। रेडियो पत्रिका में जीवन के जुड़े तमाम विषयों की जानकारी रोचक ढंग से दी जाती है। क्या घटित हुआ इस संबंध में। रेडियो पत्रिका एक प्रिंट मीडिया की पत्रिका की तरह ही सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को छूती है और इस रेडियो पत्रिका विधा में भी बहुत सी जानकारियां रोचक ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं। आइए हम अब आपके सामने रेडियो व्यक्ति चित्र के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। रेडियो पर प्रसारित व्यक्ति चित्र में किसी व्यक्ति को केंद्र में रखकर व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया जाता है। यह व्यक्ति चित्र उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रसारित किया जाता है। रेडियो व्यक्ति चित्र किसी ऐसे व्यक्ति का व्यक्ति चित्र रेडियो पर प्रस्तुत किया जाता है जिसका समाज पे पर्याप्त प्रभाव होता है। हम ऐसे व्यक्ति के
व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करके उसके प्रति, उसके योगदान के प्रति, उसके व्यक्तित्व के प्रति समाज में उसके समाज में किए गए उसके कार्यों के प्रति श्रोताओं की जागरूकता और उसके प्रति सम्मान का भाव जगाना रेडियो व्यक्ति चित्रों का उद्देश्य होता है। रेडियो व्यक्ति चित्र किसी ऐसे व्यक्ति चित्र ऐसे व्यक्ति को के व्यक्तित्व को उद्घाटित करने के लिए बनाए जाते हैं जो समाज के किसी एक हिस्से को या एक से अधिक हिस्से को जिसने प्रभावित किया हो, जो श्रोताओं का रोल मॉडल हो सकता है, जो श्रोताओं की जिसमें दिलचस्पी हो, जिसके जिसके व्यक्तित्व से रेडियो के श्रोता प्रभावित हुए हों, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देना, दिलचस्प ढंग से उनका ज्ञानवर्धन करना और उसके बारे में उस श्रोताओं के मन में सम्मान जगाना, श्रद्धा का भाव जगाना, उसके व्यक्तित्व के पहलुओं को उजागर करना रेडियो व्यक्ति चित्र का उद्देश्य होता है। रेडियो द्वारा समय समय पर विभिन्न महान व्यक्तियों का व्यक्ति चित्र प्रसारित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति चित्र में उसके जीवन के जुड़े विभिन्न तथ्यों का समावेश होना चाहिए, लेकिन यह तथ्यों का समावेश ऐसे नहीं होना चाहिए कि श्रोता से बहुत जुड़ा मामला न हो। ये कतई नहीं किया जाना चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एकेडमिक व्यक्ति है, कोई विद्वान व्यक्ति है, तो उसने कहाँ-कहाँ भाषण दिया, कितने उसके शोध आलेख प्रकाशित हैं, इस तरह की जानकारियाँ रेडियो व्यक्ति चित्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जानकारियों भरी आंकड़ों में रेडियो के श्रोताओं की दिलचस्पी नहीं होती। उसकी दिलचस्पी ऐसे मुद्दों पे होती है जिससे वो कुछ सीख सके, यानी उसके जीवन के संघर्ष, उसके जीवन के प्रेरक प्रसंगों का उद्घाटन करके रेडियो के श्रोताओं के सामने आदर्श उपस्थित करना, उनको प्रेरणा देना रेडियो व्यक्ति चित्र का उद्देश्य होता है। इसलिए रेडियो व्यक्ति चित्र में किसी व्यक्तित्व के उन्हीं पहलुओं को उठाया जाना चाहिए जिसमें श्रोताओं की दिलचस्पी हो, जिससे श्रोता सीख सकें। ऐसे पहलुओं को उजागर करने के लिए उस व्यक्ति के जीवन के ऐसे रोचक, असामान्य पहलुओं को उद्घाटित किया जाना चाहिए जिसको सुनकर, जिसको जानकर श्रोता को जीवन में प्रेरणा मिले। ऐसे व्यक्ति चित्र सुनते हुए ऐसा महसूस हो, अगर व्यक्ति चित्र में उसके भाषण, उससे की गई बातचीत का कोई अंश मौजूद हो, तो इससे रेडियो व्यक्ति चित्र अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। इस तरीके से रेडियो व्यक्ति चित्र में अगर उस व्यक्ति के भाषण या उसके साथ की गई बातचीत का अंश हो, तो व्यक्ति चित्र और प्रभावपूर्ण बन जाता है। अब मैं ऐसे व्यक्ति चित्र की जिस व्यक्ति का व्यक्ति चित्र रेडियो पर प्रसारित किया जाए, वह इस पहलू पर भी ध्यान रखा जाए कि उस व्यक्ति की अद्यतन प्रासंगिकता क्या है, आज के समय में वो कैसे प्रासंगिक है। आशा है कि रेडियो कार्यक्रम की इन विविध विधाओं के बारे में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे।
इस व्याख्यान में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।